So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 11 विषय भौतिकी विज्ञान। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए और एनर्जी से भरपूर होंगे। अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाइए, जो बच्चे बैठे नहीं हैं अब तक, और जो ऑलरेडी बैठ चुके हैं अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और क्लास के लिए हो जाइए एकदम रेडी। आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं, है ना। आपके एग्जाम्स जो हैं बहुत ही नजदीक हैं और हर दिन की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाली है इंपॉर्टेंट। तो आज हम जिन टॉपिक्स को पढ़ेंगे उनको आप अच्छे से समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और साथ ही साथ घर जाकर एक बार रिवाइज भी जरूर कीजिए। तो ध्यान अपना सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए हम अब तक क्या कर रहे थे, क्या चीजों को समझ रहे थे हम, तो मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि हम मोशन इन वन डायमेंशन यानी कि एक रेखा में गति को पढ़ रहे हैं, ठीक है। मोशन इन अ लाइन, ठीक। और इसमें हमने जो छोटे छोटे टर्म्स, इसमें जो डेफिनेशंस पूछे जाते हैं जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, चाहे आप क्लास 10th की बात करें, क्लास 11th की बात करें, क्लास 12th की बात करें, तो सबसे पहले आपको चैप्टर की टर्मिनोलॉजी जाननी होती है। चैप्टर की टर्मिनोलॉजी में काफी सारे ऐसे टर्म्स आते हैं जो कि चैप्टर में फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं, लेकिन उनका मतलब अगर हमें ना पता हो तो हम काफी सारी चीजों को समझने से रह जाते हैं। तो आपको टर्मिनोलॉजी जो है, चैप्टर में जो डिफरेंट वर्ड्स आने वाले हैं उनके ऊपर पहले चर्चा करनी है, ठीक है। उनको समझना है अच्छे से और फिर जाकर के आगे की कहानी स्टार्ट होगी। तो अभी हम इस चैप्टर की टर्मिनोलॉजी को देख रहे हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी कि एक रेखा में गति, और इसमें हमने डिफरेंट टर्म्स जो कि चैप्टर में अक्सर यूज होते हैं, जैसे दूरी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, इनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसे ये अलग होते हैं, किस टाइप के क्वांटिटीज होती है, क्या क्या इनकी वैल्यूज हो सकती है। साथ ही साथ हमने कुछ इसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी करे हैं, न्यूमेरिकल्स भी करे हैं, और सिमिलरली हमने चाल और वेग को पढ़ा है, स्पीड एंड वेलोसिटी को। यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई समस्या नहीं होगी। मैंने आपसे एक बात डिस्कस करी थी कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इस प्रकार से जो वस्तु अगर कोई चल रही है तो उसकी चाल को हम कहते हैं एक समान चाल यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। लेकिन जब ऐसा काम ना हो, या तो समय अंतराल समान ना हो, टाइम पीरियड समान ना हो, या फिर जो चली गई दूरी है वो असमान हो, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। काफी सारे बच्चों को इसमें डाउट रह सकता है कि सर आपने यहाँ टाइम जो है 1 आवर का क्यों लिया है। बच्चों देखो, ये टाइमिंग जो है डिफरेंट हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो हर इंस्टेंट पे किसी एक भी समय अंतराल को हम ले लें आपकी पूरी यात्रा के, वहां पर अगर चाल अलग है, अलग अलग है, तो इस प्रकार के आपकी जो यात्रा कंप्लीट होगी, आपकी जो जर्नी कंप्लीट होगी, वहां पर आपकी चाल असमान चाल कहलाई जाएगी। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, सपोज आपके घर से आपका गांव 200 किलोमीटर की दूरी पर है, आपको इसको कवर करने में 5 घंटे का टाइम लगता है। हर घंटे में आप 40 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं, इसी तरीके से 5 घंटे में आप 200 किलोमीटर दूरी तय कर देंगे। इस केस में आपकी चाल कहलाई जाएगी एक समान चाल यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। वहीं अगर दूसरी साइड किसी कारणवश ऐसा हो जाता है कि किसी घंटे आप ज्यादा दूरी तय कर रहे हैं, किसी घंटे आप कम दूरी तय कर रहे हैं, लेकिन 5 घंटे में आपने 200 किलोमीटर की दूरी तय कर ही दी, तो इस केस में आपकी चाल कहलाई जाएगी असमान चाल। समझ रहे। तो जब प्रत्येक समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी कोई वस्तु तो उसकी चाल को हम एक समान, इसके अपोजिट अगर इसके अलावा अगर कुछ काम हो गया तो उसको असमान चाल कहना। फिर हमने ये बात करी थी कि अगर एक समान चाल में कोई वस्तु है, उसकी चाल को डिफाइन करने के लिए हम सीधे सीधे कोई सा भी समय अंतराल ले लें तो हमको एक ही वैल्यू चाल की मिलेगी। तो यहाँ पर हमें ज्यादा समस्या नहीं आती। समस्या हमें कब आती है, जब कोई वस्तु असमान चाल से चल रही हो। फॉर एग्जाम्पल, ये गाड़ी 5 घंटे में 200 किलोमीटर चली है, पहले घंटे में ये 50 किलोमीटर चली और दूसरे घंटे में ये 20 किलोमीटर चली। अब मैं इसकी चाल कौन सी बताऊं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बताऊं या 50 किलोमीटर प्रति घंटा बताऊं। तो इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है औसत चाल का, यानी एवरेज वेलोसिटी का। तो जब जब हम देखेंगे कि कोई यात्रा या कोई जर्नी या फिर कोई वस्तु इस प्रकार से चल रही है, यानी उसकी चाल इस प्रकार से डिफाइन है कि वो असमान चाल में है, तो वहां पर आप लोग औसत चाल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और सिमिलरली अगर वेग हमें दिया हुआ है तो औसत वेग का हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ तक की बातें आई होप
आपको समझ में आई होंगी। बाद इससे आगे की बातें करते हैं। हमने आपके सामने 4 नए टर्म्स लिखे हैं, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग। वन बाय वन हम सबको डिफाइन करेंगे, वन बाय वन हम सबको समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और एक हेडिंग पुटअप करते हैं। सॉरी, एक हेडिंग पुटअप करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड की। औसत चाल। औसत चाल क्या होती है? जो सिमिलर, जो हमारी ऑर्डिनरी है, जिसको हम चाल डिफाइन करते थे, हमने स्पीड को डिफाइन किया था पिछली क्लास में। हमने बोला था डिस्टेंस ट्रेवल इन आ पर यूनिट टाइम, यानी एकांक समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। औसत चाल भी उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगी। औसत चाल की अगर हम परिभाषा देखें तो उसको भी हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि कुल समय अंतराल में चली गई किसी वस्तु द्वारा कुल दूरी को, किसी वस्तु द्वारा कुल समय अंतराल में चली गई कुल दूरी को हम उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है टोटल का। यहाँ पर हम किसी एक समय अंतराल की बात न करते हुए पूरे यात्रा काल की बात करते हैं, पूरे जो जर्नी पीरियड है आपकी उसकी बात करेंगे, और उसमें टोटल आपका टाइम कितना लगा, टोटल कितने डिस्टेंस कवर करी, बस उससे मतलब होता है। किसी एक घंटे में आपने कितनी दूरी तय करी या फिर किसी एक घंटे में आपने कितना टाइम लिया, उससे मतलब नहीं होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो वी एवरेज जो औसत चाल होती है, दैट इज कुल दूरी को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बटे कुल समय यानी टोटल टी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका? एवरेज स्पीड का। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो जहां पर टाइम ज्यादा लगे वहां पर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ठीक, और इसके अलावा अगर बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी को भी हम समझ सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम यूज करेंगे भाई टोटल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें एवरेज वेलोसिटी के, देखो एक चीज को आप समझ जाओगे तो सारी चीजें जो है एक दूसरे से रिलेटेबल है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि अलग है। आप चीजों को समझते जाइए, आपके दिमाग में एक सीरीज बनती जाएगी। ठीक है, तो आपको अलग अलग से औसत वेग, चीजों को नहीं समझना है, एक साथ आप लाइन बना के चलिए। औसत वेग जो है, औसत वेग को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल औसत चाल की तरह। औसत वेग, चाल में क्या होता है? दूरी बटे समय। वेग में क्या होगा? विस्थापन बटे समय। बस इतनी सी कहानी हमको याद रखनी है, और चाल और वेग में बहुत ज्यादा अंतर हमको नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो औसत वेग वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। जब टाइम लार्ज होगा, जब समय ज्यादा होगा, किसी यात्रा काल में ज्यादा समय लग रहा होगा, वहां पर हम औसत वेग और औसत चाल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या इतनी बात आपके समझ में आई है? क्या इतनी बात आपके समझ में आई है? इसके अलावा अगर बात करें हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तात्क्षणिक चाल की, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल की। तात्क्षणिक चाल की अगर बात करें तो किसी क्षण पर तय की गई दूरी बटे क्षण का समय अंतराल। देखिए
यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें, जो वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है बच्चों, वो हुआ है तात्क्षणिक। तात्क्षणिक मतलब किसी क्षण, क्षण मतलब इंस्टेंट, और इंस्टेंट जो है ये बहुत कम टाइम होता है। इंस्टेंट जो है ये बहुत कम टाइम होता है, मतलब एक सेकंड से भी कम टाइम है ना। जैसे आपकी यात्रा हुई है 1 घंटे की, तो 1 घंटे की बात नहीं करेंगे आपसे, आपसे बोलेंगे किसी एक सेकंड पर, किसी एक स्पेसिफिक सेकंड, किसी एक स्पेसिफिक क्षण की बात कर लेंगे आपसे। वहां पर अगर आपकी चाल पूछी गई है तो वो तात्क्षणिक चाल होगी भाई। एग्जाम्पल समझने के लिए बोलते हैं कि जैसे सपोज एक गाड़ी 1 मिनट तक चली है ना, 1 मिनट तक चली, और स्टार्टिंग में उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसने स्टार्ट करा, और लास्ट में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच गया 10 सेकंड। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे ये नहीं पूछा गया कि इसकी औसत चाल क्या है, इसकी कुल चाल क्या है ना, इसकी स्पीड, इसके बारे में बात नहीं हुई। आपसे पूछा गया जब ये अपनी जर्नी थी उसके चौथे सेकंड पर इसकी जो स्पीड थी वो क्या थी। तो यहाँ पर तात्क्षणिक समय अंतराल की बात हुई है, इस बात को समझो। जब आपसे किसी एक क्षण विशेष की बात की जाए, पूरी यात्रा से नहीं, मतलब किसी एक यात्रा के बीच के किसी एक बिंदु पर वस्तु की चाल अगर आपसे पूछी जाए बच्चों, तो वो होगा तात्क्षणिक चाल। ठीक है, अब ये बताएंगे नहीं कि तात्क्षणिक चाल बताओ, आप आपको खुद समझना है। ठीक है, तो चौथे सेकंड पर सपोज यहाँ पर इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंची थी, तो आप लिखोगे इसकी भाई चौथे सेकंड पर चाल थी 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमें ये नहीं मतलब कि स्टार्टिंग उसने कितने से करी, हमें ये नहीं मतलब लास्ट में वो कितना गया। जिस क्षण विशेष पर पूछा गया है उस क्षण पर उसकी चाल कितनी होगी, वो हमको उससे मतलब है। तो क्षण का मतलब होता है इंस्टेंट। इसीलिए एक बात और समझना है, यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकली भी हम इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज करते हैं। हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, तात्क्षणिक चाल स्पीड इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डेल्टा टी हमने लगा दिया, और ये डेल्टा टी जो है बहुत छोटा है। डेल्टा टी मैंने क्या बोला, क्षण है ना, बहुत छोटा। तो यहाँ पर हम एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। मतलब टी इतना छोटा है, इतना छोटा समय अंतराल है कि ये लगभग 0 की तरफ जा रहा है, 0 के बराबर है। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक, क्षण सुन के या फिर इंस्टेंट सुन के आपके दिमाग में सीधे सीधे बात आनी चाहिए किसी क्षण विशेष की, और टाइम जो है बहुत छोटा है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं तो वो भी तो सेम होगा, वो भी तो सेम होगा। देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या होगा भाई, तात्क्षणिक वेग को अगर हम लिखें तो वी कैन एक्सप्रेस इट लाइक v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 s अपॉन डेल्टा टी। ये जो लिमिट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मैथ्स में हमने देखा है। लिमिट हम तब लगाते हैं जब हमको कोई वैल्यू जो है वो डिफाइन करनी होती है। ठीक है, और उसको किसी एक स्पेसिफिक रेंज के लिए हमको डिफाइन करना होता है, तो हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगर हमको कोई रेंज से मतलब नहीं है, पूरे यात्रा काल की हम बात कर रहे हैं, तो हम औसत वेग का यूज कर सकते हैं, है ना। बट अगर किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात हो रही है तो वहां पर हम डेल्टा टी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसको समझने के लिए भी हम सिमिलर एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे सपोज बात करो कि भाई ये कोई गाड़ी चल रही है, आप चल रहे हो सपोज, है ना, तो आप दौड़ रहे हो किसी ट्रैक पर, है, और आपने आपका जो विस्थापन था टोटल वो 100 मीटर का था सपोज। ठीक है, 100 मीटर का आपका डिस्प्लेसमेंट था। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि, आपसे बोला कि 5वें सेकंड जब आप अपनी यात्रा चल रहे थे उसके 5वें सेकंड पर आपका विस्थापन कितना था। ठीक है, तो 5वें सेकंड पर आपका विस्थापन सपोज 60 मीटर था, तो आपकी जो चाल हो गई, वेग हो गया, वो हो गया 60 मीटर प्रति सेकंड। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली किसी एक इंस्टेंट या फिर किसी एक टाइम की बात की जाएगी जो कि बहुत छोटा समय अंतराल होगा। उस समय अंतराल में जो दूरी होगी या जो भी विस्थापन होगा उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे एक रिलेशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। एक छोटी सी बात जो है नोट की फॉर्म में लिखना, इसमें मैं आपको बता रहा हूं
रिलेशन बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बीच जो रिलेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमने पिछली क्लास में आपसे के साथ डिस्कस करा था। ये देखिए, वो कुछ इस टाइप से था। हमने देखा था दूरी का जो मान होगा वो हमेशा विस्थापन से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, उससे छोटा कभी नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार दूरी संबंधित है चाल से, विस्थापन संबंधित है वेग से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो औसत वेग होगा वो हमेशा औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी और औसत एवरेज स्पीड, औसत चाल के बीच में क्या रिलेशन रहने वाला है? और एवरेज स्पीड, औसत चाल जो है वो हमेशा बड़ी या बराबर होगी किससे? औसत वेग से। और इस रिलेशन को हमको याद रखना है फर्दर। समझ में आ गई बात? तो चलिए, यहां तक की बातें हमने नोट डाउन करी। अब इन चीजों को टेस्ट कर लेते हैं भाई, हमारे समझ में कितना आया, क्या हमने पाया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ चलिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक लड़का पूर्व दिशा में 3 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करता है। उसके बाद 2 मीटर की दूरी पश्चिम दिशा में 3 सेकंड में तय करता है। तो हमें बताना है एक तो इसकी एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल, इस लड़के की औसत चाल क्या है, और दूसरा हमको बतानी है कि इस लड़के का औसत वेग क्या है। चलिए, 2 क्वेश्चन है हमारे सामने और 1 बाय 1 हम दोनों का आंसर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया है कि भाई अगर क्वेश्चन को जरा ध्यान से हम पढ़े तो हम एक डायग्राम को शो कर सकते हैं यहाँ पर, कि एक लड़का सपोज यहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है, ये उसकी यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है। तो वो यहाँ से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले जाता है, यहाँ से वो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले वो जाता है बी बिंदु तक, और ये पूरब दिशा है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, और वो यहाँ तक जाता है 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करता है। इसके बाद ये यहाँ पर नहीं रुकता है। ये व्यक्ति जो है, ये लड़का जो है, यहाँ से पश्चिम दिशा में, भाई अगर ईस्ट डायरेक्शन ही है तो वेस्ट डायरेक्शन ही होगी, मतलब ये इसी रास्ते पर वापस आता है और 2 मीटर वापस आता है। सिर्फ कितना? 2 मीटर। तो चलिए, इसकी सबसे पहले औसत दूरी यानी कि एवरेज स्पीड को हम निकालते हैं। तो ए से बी तक की दूरी कितनी है भाई? 3 मीटर है। फिर बी से सपोज तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आए, सी पॉइंट है, फिर बी से सी तक की दूरी 2 मीटर। कुल दूरी, कुल कितना चल गया भाई बच्चा? लड़का चल गया 5 मीटर चल गया कुल। ठीक है, इसी प्रकार से मुझे बताओ ए से बी तक जाने में लगा समय, कितना टाइम लगा भाई उसे? 3 मीटर चलने में 3 सेकंड लगे उसको। और बी से सी तक जाने में, बी से सी तक जाने में कितना समय लगा भाई? 2 सेकंड लगा, नहीं फर्दर 3 सेकंड लगा, सॉरी क्वेश्चन में लिखा है
2 मीटर की दूरी पश्चिम दिशा में 3 सेकंड में तय करता है। ठीक है, अब कुल समय कितना लग गया भाई? कुल समय लग गया 3 और 3 6 सेकंड। क्या निकालना है? औसत चाल निकालनी है। पहले औसत चाल निकालिए आप डायरेक्ट, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप एक काम और कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें दूरी और विस्थापन निकाल लो। तो दूरी और विस्थापन सी बिंदु तक है, सी बिंदु तक की जो दूरी है, विस्थापन, दूरी तो आप जानते हैं क्या हो जाती है भाई, ऐड हो जाती है। 3 + 2 कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। और विस्थापन आप क्या जानते हो? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु इसका ए है और अंतिम बिंदु सी है। ए और बी के बीच की कुल दूरी 3 है, ये 2 वापस आ गया, तो कितना रह गया भाई? 1 मीटर रह गया। तो विस्थापन क्या होगा भाई? विस्थापन होगा 3 - 2 1 मीटर। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला लगा करके अपना आंसर निकालेंगे। अतः औसत चाल, पहला पॉइंट, बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ये फॉर्मूला आप खुद से लिखेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। कुल दूरी कितनी तय करी इसने? 5। समय कितना लगा? 6 सेकंड। तो यहां से आप औसत चाल निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, 5/6 और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेकंड हम निकालेंगे। अतः औसत वेग, औसत वेग हो जाएगा कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो विस्थापन बटे कुल समय क्या होगा? विस्थापन कितने का होगा भाई? 1 मीटर का। कुल समय कितना लिया इसने? 6 सेकंड। ठीक है, तो 1/6 मीटर प्रति सेकंड आ गया इसका विस्थापन। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन में क्या बात बताई गई है उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नोट डाउन कीजिए यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन पढ़ के, अगर क्वेश्चन पढ़ के आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो आंसर बहुत ज्यादा इजी रहने वाला है। ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन रहने वाला है। एक व्यक्ति ए से बी तक, एक व्यक्ति ए से बी तक v1 स्पीड या फिर v1 चाल से जाता है एवं बी से ए तक v2 चाल से वापस आ जाता है। समझ रहे होंगे? ठीक है, v2 चाल से वापस आ जाता है। इसमें हमको 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। नंबर 1, हमको औसत वेग यानी कि वह व्यक्ति का औसत एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और दूसरा व्यक्ति की औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड हमको फाइंड आउट करनी है। चलिए तो अगर बात करें औसत वेग की तो आप लिखेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट का, क्योंकि व्यक्ति ए से बी जाता है और पुनः ए बिंदु पर वापस आ जाता है। मतलब जहां से गया था वापस वहीं पर आ गया। इसका मतलब क्या है? विस्थापन क्या रहेगा भाई? 0 रहेगा। डेफिनेट सी बात है भाई, जहां से स्टार्ट करा वहीं पे आ गया। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु एक समान। जब कभी ऐसा हो विस्थापन को 0 लिख दो। जैसे ही विस्थापन 0, औसत वेग का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा। औसत वेग
विस्थापन बटे समय, ठीक है, विस्थापन बटे समय, कुल समय या फिर समय लिख लो जो भी है, और ये हो जाएगा 0। ठीक, तो विस्थापन वाली कहानी तो यहाँ पर खत्म हो गई। अब औसत चाल हम लोग निकालते हैं। औसत वेग वाली कहानी खत्म हो गई, औसत चाल निकालते हैं, एवरेज स्पीड। औसत चाल बराबर क्या होता है भाई? कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहां पर हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कुल दूरी जो तय करेगा, दूरी की बात तो हमसे करी नहीं है, ठीक है, और कुल समय भी हमने नहीं दे रखा है, हमें जो बोला हुआ है वो चाल दे रखी है। ठीक है, तो इसके लिए हम मानते हैं एक चीज, माना ये जो A बिंदु है और ये जो B बिंदु है ये एक दूसरे से x दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी हो गई भाई? x प्लस x, है ना, गया भी वो और आया भी, A से B तक गया और वापस भी आया, मतलब x प्लस x। अच्छा, समय का देखो, यहां से यहां जाने तक उसको कितना समय लगा होगा? समय बराबर चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। समय बराबर क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो जाते हुए उसको दूरी कितनी तय करी? x, और चाल कितनी थी? v1, और आते हुए उसको x दूरी तय करी और चाल थी v2। मतलब उसका जो टोटल टाइम लगेगा वो लगेगा x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं अलजेब्रा से, अलजेब्रिक मेथड से। ठीक है, चलिए, तो अलजेब्रिक मेथड से कैसे करेंगे सॉल्व? औसत चाल हो गया 2x, ठीक है, और यहां पर हमारा जो होगा, यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा v1 v2, ठीक है, x v2 प्लस x v1, ठीक है, और क्या करो, ये 2x v1 v2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे x कॉमन ले लो, v1 प्लस v2 आ जाएगा, x से x काट दो तो ये आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये आपके पास ना एक फॉर्मूला भी बन गया। बेसिकली ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। इस फॉर्मूला को आपको कब याद रखना है? ये फॉर्मूला है जब कोई वस्तु A से B तक और B से A तक, सपोज कोई वस्तु यहां से यहां तक गई, ठीक है, और फिर यहां से वापस यहां तक आ गई, मतलब समान दूरी तय करी, लेकिन चाल क्या थी? असमान चाल के साथ। तो उसकी जो कुल चाल होगी, जो औसत चाल होगी, वो क्या होगी? अगर जाते हुए उसकी चाल v1 थी और आते हुए उसकी चाल v2 थी, तो उसकी जो कुल चाल हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी, वो हो जाएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। डायरेक्ट अगर याद रखेंगे तो आपका ही फायदा है, अगर इनडायरेक्टली अगर क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व करके भी बना सकते हैं इस फॉर्मूला को। नोट डाउन कीजिए जरा जल्दी से। सो उम्मीद करता हूं आपको जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, और आपने साथ ही साथ नोट डाउन भी किया होगा चीजों को। और ये भी उम्मीद करता हूं घर से आप इन चीजों को एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। अगले क्लास में मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।